पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं खेल समझिए। खेल समझिए में हम आपको समझाते हैं वो खबर की पीछे की सच्चाई जिसे आप भांप नहीं पाते हैं, लेकिन हमारे बाबा जो है वो उसे भांप कर उसका तथ्य आपके सामने रखते हैं। और इसी कड़ी में आज जो हम खबर आपके लिए लाए हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि बिहार में इस वक्त राजनीति गर्म है। वैसे में खेल समझिए में लालू का सबसे पुराना एमवाई समीकरण जो है वो पूरी तरीके से फेल हो गया है। इधर पप्पू कन्हैया और कांग्रेस ने निकाल दिया है तेल। अब किसका तेल निकाल दिया है और किस तरीके से एमवाई समीकरण जो है वो फेल हो गया है, इस पर ज्यादा रोशनी देंगे हमारे बाबा। तो हम सीधा बाबा से जुड़ते हैं। बाबा, आखिरकार अब क्या होने जा रहा है? लालू प्रसाद यादव की एमवाई समीकरण किस तरीके से फेल हो गई और जो ये कन्हैया हैं, पप्पू यादव हैं या कांग्रेस है, किस तरीके से किसका तेल निकालने में लगे हुए हैं? देखिए, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि लालू प्रसाद ने जब अपनी राजनीति की शुरुआत की थी जी, तो उन्होंने एक समाजवादी धारा पैदा किया था जी, उन्होंने ये इस समाज के लोगों को बताने की कोशिश किया था कि सवर्णों का एक लंबे समय तक राज चला है और सवर्ण हमारे हक हुकूक अधिकारों की का हनन करते हैं, लूटते हैं। जी, समझाने में सफल भी रहे और उन्होंने सामाजिक न्याय के नाम पर जिस तरह से लोगों को जोड़ा उसमें सफल पूरी तरह से रहे। 15 साल इसी के चलते वो शासन में भी रहे। जी। लालू प्रसाद ने अंतिम पैमाने पर खड़े आदमी लोगों को आवाज़ दिया, जिसमें आपने देखा कि पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, जी, इसके अलावा और भी कई सेक्टर्स हैं जो उनके साथ जुड़े और जुड़ करके इतना वोट हो जाता था जिससे कि आप सत्ता में बने रहिएगा। वक्त के हिसाब से सब कुछ बदला और इस धारा में नीतीश कुमार ने अपना वर्चस्व बनाया। 2005 में सरकार बदली और नीतीश कुमार ने ये साबित करने की कोशिश किया कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी का जो शासन रहा 15 साल का, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और अपराध से भरा हुआ था। जंगल राज तक की संज्ञा दी गई। जी। इसके बाद फिर लालू प्रसाद का औरा चला और उस औरा में उसी जंगल राज कहने वाले को नीतीश कुमार ने फिर से सत्ता में लाया 2015 में। लेकिन 2015 में आना और एक बार फिर से राजनीतिक रूप से कहा जाए तो जो दब गए थे लालू प्रसाद, उनको मौका मिला अपने आप को ऊपर लाने के लिए और फिर से उन्होंने अपने समाज को, अपने समीकरण को जोड़ा, जिसमें एमवाई समीकरण सामने आया जो 32-33% वोटरों का था। जी। इसमें जातीय समीकरण के आधार पर यह तय हो गया कि जब भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक पार्टी कहा जाने लगा। जी। आपने देखा होगा सेकुलर पार्टियां खूब चला। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा अछूत बना दिया गया कि मुस्लिम समाज उसे दूरी बनाने लगा और ये सिलसिला कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित हुआ नीतीश कुमार के लिए, लालू प्रसाद के लिए और अंधे ऐसे दलों के जो गैर भाजपाई दल थे, कांग्रेस के लिए भी। लेकिन फायदा इसका नहीं उठा पाया। इस एमवाई समीकरण के चक्कर में बाकी के समीकरण जो है एक जगह होते चले गए, जिसमें आपने देखा होगा कि जब ओबीसी की बात करते हैं 27% ओबीसी की, तो उसमें 14% यादव हैं। बाकी 13% में जो लोग हैं उन्होंने ओबीसी में अपने आप को बिल्कुल अलग माना और सीधे तौर पे वो यादवों से अलग होकर के अपना अलग एक स्थान और सेक्टर चुनना शुरू कर दिए। लेकिन मुसलमानों के पास कोई रास्ता नहीं था। 2020 में एक रास्ता मिला। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM बिहार में आई, कई सीटों पे चुनाव लड़ा, उसमें से 5 सीट जीत करके भी आए। अन्य क्षेत्रीय दलों से उनका बेहतर प्रदर्शन था क्योंकि VIP से भी ज़्यादा सीट था जी, RLSP से भी ज़्यादा सीट था, बिल्कुल, बसपा से ज़्यादा सीट था जी, हिंदुस्तानी आवाम पार्टी से ज़्यादा सीट था। यानी 5 सीट लेकर के आए और 5 सीमांचल की क्षेत्र सीटें थी जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं जी। लेकिन ये समीकरण भी बहुत लंबा नहीं चल पाया। आखिरकार मुस्लिम समाज के लोगों ने AIM को छोड़ करके उसमें से 4 लोग शामिल हो गए नीतीश कुमार के, माफ़ कीजिएगा, लालू प्रसाद के पक्ष में जी। यहाँ वो समीकरण फिर से अपना जोड़ने का काम किए और ये लगने लगा कि एमवाई समीकरण एक बार फिर से मजबूत हुआ है। लेकिन 2020 के चुनाव में लाख प्रयास करने के बाद जब सत्ता तक नहीं पहुँच पाए तेजस्वी यादव, जो कि कई सर्वे रिपोर्ट ये बता रहे थे कि वो सत्ता तक पहुँचेंगे, वहाँ से एक नए धारा की शुरुआत हुई और उनका धीरे धीरे एमवाई समीकरण छटकना शुरू हुआ। छटकने का कारण ये हुआ
कि 2024 के चुनाव में पूरी तरह से एक्सपोज हो गया वो एमओआई समीकरण। कई मुस्लिम समाज के नेताओं से आप बात किए होंगे, या फिर मुस्लिम समाज के नेता लगातार राष्ट्रीय जनता दल से अपना नाता तोड़ रहे हैं। बिल्कुल। उसमें सबसे पहला नाम अगर किसी का लीजिएगा आप, तो आप शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब का लीजिए। बिल्कुल। हिना साहब खास करके अल्पसंख्यक समाज को लेकर के एक बड़ी नुमाइंदारी उनकी है जी। उनको लेकर के वहाँ उस समाज के लोगों में एक सेंटीमेंट भरा हुआ है, उस सेंटीमेंट का उपयोग नहीं कर पाए। अंत तक आपने देखा कि एक सीट सिवान की थी, उसे अब तक रोक के रखा गया था, लेकिन हिना साहब ये बात समझ गई थी कि ये वक्त के हिसाब से, समय के हिसाब से अपना आका बदलते और बनाते रहते हैं। जी। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो अंततः आपने देखा कि सिवान से अवध बिहारी चौधरी को इन्होंने टिकट दिया, सिंबल दिया। जी। अब इसके आगे की कहानी यदि आप शुरू करें तो आप पप्पू यादव पर आ जाइए। ये तो एमओआई समीकरण टूटने की बात हुई, और खास करके आप सीमांचल के क्षेत्रों में देख लें तो इन्होंने कई ऐसी सीटें हैं जिस पर कांग्रेस की सीटें थी। कांग्रेस को लेकर के मुस्लिम समाज का एक सॉफ्ट कॉर्नर था जी, क्योंकि मुस्लिम समाज को ये भरोसा है कि सभी लोग इधर उधर हो सकते हैं। कांग्रेस नीतीश कुमार भाजपा के साथ जा सकते हैं, भाजपा नीतीश कुमार के साथ आ सकती है, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो भाजपा के साथ नहीं जा सकती। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों ने कांग्रेस को अपना पार्टी माना था, अपना माना था, और वहाँ वोट देना शुरू कर। लेकिन जो देखने में मिल रहा है कि कई ऐसी सीटें हैं, जैसे पूर्णिया की सीट है जी, और भी कई सीटें हैं जी, उन सब सीटों पर कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल ने अपना कब्जा जमा लिया है। 23 सीटों में अधिकांश सीटें वही हैं जिसमें कभी कांग्रेस लड़ा करती थी। इसके अलावा आप देख लीजिए कि औरंगाबाद की बात करें, पूर्णिया की बात करें, बेगूसराय की बात करें, वाल्मीकि नगर की बात करें, मुंगेर की बात करें, ये सभी सीटें राष्ट्रीय जनता दल ने अपने खाते में रख लिया है, जिसकी भी नाराजगी है। उसके अलावे 1990 के दशक में जब लालू प्रसाद का पदार्पण हो रहा था तो उनके सबसे माने प्रबल समर्थकों में से, या उनके राइट हैंड के रूप में जाने जाते थे, पप्पू यादव। पप्पू यादव की राजनीतिक यात्रा 90 से लेकर के 2024 तक अगर आप देखें तो इसमें बहुत सारे ऐसे समय आए हैं जब जब लालू प्रसाद को जरूरत महसूस हुई है, पप्पू यादव को प्रयोग किया है। इस बार भी पप्पू यादव को प्रयोग ही किया गया। पप्पू यादव अपनी पार्टी का विलय करा करके चाहते थे कि उन्हें पूर्णिया से उम्मीदवार बनाया जाए। इसके लिए उन्होंने लालू प्रसाद से बात भी किया था, तेजस्वी यादव से बात किया था। ये सारी खबरें हमने चलाई हैं जी, बिल्कुल। लेकिन हमने उसी समय बता दिया था कि शायद ये पप्पू यादव अपने जीवन की बड़ी गलती करने जा रहे हैं, क्योंकि लालू यादव और तेजस्वी यादव का बॉडी लैंग्वेज ऐसा नहीं बता रहा है कि वो पप्पू यादव को अपने सामने खड़ा होने देंगे। बिल्कुल। दूसरा, तेजस्वी यादव को लेकर के लालू प्रसाद बहुत ही गंभीर हैं, और गंभीर होने के नाते वो कई ऐसी बातें हैं जो उनसे हो भी जाती है। जी। जैसे उनको लगता है कि पप्पू यादव एक बड़े थ्रेट हो सकते हैं। एक तरफ जहां यादवों का बड़ा नेता तेजस्वी यादव को बनाना है, तो वहीं पप्पू यादव के आने के बाद से ये और घट सकता है, क्योंकि पप्पू यादव जमीन पर रहते हैं, आम लोगों से मिलते हैं, किसी के साथ उनके बैठने और खाने में उनको कोई आपत्ति नहीं है। और तेजस्वी यादव सोफिस्टिकेटेड राजनीति करते हैं, अपने कमरे में बैठ करके वहाँ से बिहार की जनता को चलाते हैं। जी। यादव समाज के लोगों को कहते हैं कि हम आपके हैं जी। लेकिन जब जरूरत हो, जब मिलने की बात हो, तो वहाँ आप देखिएगा तेजस्वी यादव नहीं आते हैं, पप्पू यादव पहुँचते। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में पप्पू यादव एक बड़े डर थे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कन्हैया कुमार की हम चर्चा कर रहे थे। कन्हैया कुमार भी लालू प्रसाद के नज़र में तेजस्वी यादव के लिए एक बड़े रोड़ा के रूप में देखे जा रहे हैं। पिछली बार बेगूसराय से वो चुनाव लड़े थे। हमने कई चर्चा में बताया है इस बात को कि बेगूसराय में जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो वो टक्कर बहुत ज़बरदस्त दे रहे थे जी, लेकिन अंततः क्या हुआ, उन्हें भी साइड किया गया। तेजस्वी यादव ने एक फैसला लिया और फैसला लेकर के बेगूसराय में अपने उम्मीदवार उतार दिए। जी। जो मुस्लिम समाज का वोट ऐसा लग रहा था कि कन्हैया वाम दल को मिल जाएगा, बिल्कुल, वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया, और एमओआई समीकरण का वोट कटने के कारण कन्हैया कुमार वहाँ से चुनाव हार गए। उसके बाद कन्हैया कुमार को बिहार में आने नहीं दिया गया। आपको याद होगा कि कांग्रेस कितना मजबूर है। एक तो कांग्रेस बिहार में अपना एक फुल टाइम कोई नेता नहीं दे पा रही है, बिल्कुल, जो कांग्रेस को खड़ा करे। कांग्रेसियों का ये कहना है, हो सकता है कि इस बार कांग्रेस ने एक आधा एक्शन लिया है जो एक्शन उसको कारगर साबित हो जाए। जी। जैसे पप्पू यादव के क्षेत्र में पूर्णिया में कार्यक्रम बनने के बाद भी राहुल गांधी का नहीं जाना। हाँ। इसके अलावा कन्हैया कुमार की बात करें, बेगूसराय और बिहार में उनको नहीं मौका मिलने के कारण दिल्ली में उनको उम्मीदवारी देना। जी।
ये सारी बातें बता रही है कि कांग्रेस ने भी अपना मन बना लिया है कि इस चुनाव के बाद वो क्या करने जा रही है। हालांकि इसी चुनाव में हमें उम्मीद थी, ऐसा लग भी रहा था कि सीट शेयरिंग के समझौता के कारण प्रथम फेज का जो चुनाव था उसमें चारों सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार करके लालू प्रसाद ने अपना इरादा स्पष्ट कर दिया था जी। ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं बता रही थी कि पूरा का पूरा मामला जो है एक तरफा होते जा रहा है। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें मुस्लिम समाज की नाराजगी लालू यादव के MOI समीकरण पर भारी पड़ रहा है। दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि चिल्ला चिल्ला करके तेजस्वी यादव हर मंच से कहते हैं कि सिर्फ MOI नहीं, माई नहीं, बाप की भी पार्टी है। लेकिन इस पूरे समीकरण में जब आंकड़ा आप देखिएगा 23 सीटों का और 23 सीटों में आप जातीय समीकरण देखिएगा तो आप अलबला जाइएगा। हम अलबला शब्द इसलिए प्रयोग कर रहे हैं कि ये शब्द हम नहीं कह रहे हैं, ये शब्द उस समाज के लोग कह रहे हैं कि हम लोग तो अलबला गए हैं। अच्छा, हम लोगों को कहा गया हम लोगों का वोट चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन हम लोगों को प्रतिनिधित्व तो नहीं चाहिए। RJD में यदि आप देखें तो एक दो बहुत अच्छे काम भी हुए हैं जी। जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने और NDA ने महिलाओं को उतना ज़्यादा तरजीह नहीं दी है, हाँ, तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने तरजीह दिया है। बिल्कुल। बात करें यादवों की तो यादव 8 यादव दिए हैं MOI समीकरण में, जबकि मुस्लिमों का संख्या ज़्यादा है, लेकिन सीट्स जो उम्मीदवारी दी गई है 8 यादवों को दी गई है। कुशवाहा समाज 3 सीट दे करके एक नया समीकरण बनाने की कोशिश की गई है। अब इसमें भी देखना दिलचस्प होगा कि कुशवाहा समाज कितना ज़्यादा जुड़ता है जी। मुस्लिम समाज जो सबसे बड़ा वोट बैंक है उसको मात्र 2 सीट देना और उस पर कुशवाहा को ऊपर कर देना निश्चित रूप से एक बात की तरफ तो इशारा जरूर कर रहा है। बिल्कुल, और यही नाराजगी भी है। इसके अलावा आप देख लीजिए कि रविदास 2 हैं, पासवान 1 हैं, धानुक 1 हैं, गंगोत 1 हैं, चौपाल 1 हैं, सवर्ण में 2 लोगों को दिया गया, वैश्य में 1 लोगों को दिया। 2 सवर्ण को देने का भी 15% जिसका वोट हो उसमें 2 सवर्णों को देना। 4 ही तो जातियां हैं जी, जिसको भूरा बाल कहते हैं, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला जी। 4 सीट भी अगर दे देते तो लगता कि हाँ भाई इंसाफ हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जी। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि एक तरफ जहां लालू प्रसाद का ये दावा कि MOI समीकरण मेरा है, मुस्लिम तो टूट ही रहे हैं और लगातार मुस्लिम जिस तरह से उनसे अलग हो रहे हैं, बिल्कुल ये भी बातें समझ में आ रही है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने जिस तरह से अपना रुख अपनाया है वो कहीं ना कहीं घाटे का सौदा हो सकता है देश भर में। और बिहार में अगर बात करें तो बिहार में एक सेंटीमेंट जो है भूमिहारों का वो लालू प्रसाद के प्रति है कि कन्हैया कुमार जैसे उभरते हुए भूमिहार को वो बिहार में टिकने नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी नाराजगी जो वर्तमान नेतृत्व है कांग्रेस का उस पर है। अगर ये नाराजगी वोटों में या चुनाव में कहीं अगर तब्दील हो जाती है तो आप मान के चलिए कि इसका घाटा महागठबंधन, इंडिया गठबंधन को झेलना पड़ेगा और खास करके लालू प्रसाद को झेलना पड़ेगा। पिछली बार कांग्रेस ने इज्जत बचा लिया था, अब इस बार देखना दिलचस्प होगा कि 40 सीटों में क्या कुछ होता है। भाजपा का दावा 40 सीटों का है, जबकि सर्वे रिपोर्ट बता रहे हैं कुछ और। हमने कल ही इस बात पर नाले के दाला में चर्चा किया था। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि एक तरफ जहां लालू प्रसाद का MOI समीकरण उनसे छिटक रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनके लिए घातक साबित हो रहे हैं पप्पू यादव सहित वो सभी बागी, जिसमें आप हिना साहब का भी नाम ले लीजिए, वो सिवान से चुनाव लड़ती हैं तो वो बड़ा थ्रेट होंगी। और पप्पू यादव का समर्थन अगर इन बागियों को मिल गया तो आप मान के चलिए कि बिहार में जो लालू प्रसाद की सोच है और जिस तरह से तेजस्वी यादव को बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो बचाने की जगह उनको लोगों का ज़्यादा दुश्मन बनाएंगे। ऐसे में बाबा एक सवाल उठता है, क्या कांग्रेस को अब ये पता चल गया है कि कांग्रेस जिस तरीके से इस वक्त राजद के सामने और लालू प्रसाद यादव के सामने घुटने टेकी है, इससे कांग्रेस पर सवाल उठ रहे हैं, इस पर कांग्रेस जो है धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, क्योंकि अब कांग्रेस को माना जा रहा है कि सिर्फ राजद के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली बन के रह गई। यही कारण रहा कि कांग्रेस अब धीरे धीरे कड़ा रुख अपना रही है। देखिए विकास, जो चर्चा है, जो बातें हैं जी, उसमें कभी कभी आपने देखा होगा कि युद्ध का एक रणनीति होता है जी, और युद्ध रणनीति में एक बात और होता है कि आप सरेंडर कर दें तो आपके लोग बच जाएंगे, आपका राज्य बच जाएगा जी। हो सकता है कि सामने वाला जो आपके राज्य को हड़पना चाहता हो या हमला किया हो वो उसको आप पर दया आ जाए। कांग्रेस ये जानते हुए कि हमारा नेतृत्व जो है वो किसी न किसी रूप में लालू प्रसाद से बहुत ज़्यादा दबाव झेल रहा है, उसके बावजूद भी कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है वो सरेंडर कर चुका है।
इसके पीछे का कारण है 2024 का चुनाव। इस चुनाव के बाद कांग्रेस में जिस तरह का अंदर अंदर गुबार फूट रहा है वो कहीं ना कहीं विस्फोट करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जी हाँ, तो बाबा को सुन रहे थे, बाबा आपको समझा रहे थे खेल समझिए में कि लालू प्रसाद यादव की जो MY समीकरण थी वो इस वक्त उन्हीं पर भारी पड़ गई है। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव रणनीति अपना रहे थे उस रणनीति में अब पूरी तरीके से फेल होते हुए दिख रहे हैं। तो वहीं पर लालू प्रसाद यादव को ही अब पप्पू यादव, कन्हैया कुमार और खुद कांग्रेस पार्टी जो है तेल निकालने पर लगी हुई है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।